गांधीयन फेज इन इंडिया, यहाँ से शुरू करना है। भारत में गांधीवादी चरण। गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। गांधी भारत में जनवरी 1915 में लौट कर आए दक्षिण अफ्रीका से। He had his own style of working whereby he never intervened in a situation without first studying it with care. उसका काम करने का अपना ही एक अलग तरीका था, जिस तरीके के द्वारा वो किसी भी सिचुएशन में तब तक हस्तक्षेप नहीं करते थे जब तक वो उसको अच्छी तरह से उसका अध्ययन नहीं कर लें, ठीक से समझ नहीं ले। He spent his first year in touring India. उन्होंने अपना पहला साल भारत का भ्रमण करने में व्यतीत किया, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, एंड ऑर्गेनाइजिंग हिज आश्रम एट साबरमती, और अपना साबरमती में आश्रम का उसने निर्माण कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। He did not believe in the methods of home rule leaders. होम रूल लीडर्स के तरीके में वो विश्वास नहीं करते थे। एंड फर्दर, और इससे आगे ही कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, महात्मा गांधी जी ने टिप्पणी की, he would join any organization to effect its policy and not to be affected by it. महात्मा गांधी ने टिप्पणी की थी कि वो किसी भी संगठन में शामिल हो जाएंगे, उस संगठन से प्रभावित होने के लिए नहीं, बल्कि उस संगठन को प्रभावित करने के लिए। मतलब मैं किसी संस्था को ज्वाइन करूंगा तो संस्था के कानून, रूल, रेगुलेशन मैं नहीं मानूंगा, मैं खुद रूल फॉर्मेशन करूंगा। समझ गए? तो सबसे पहले उनका एक साल 1915 में आए थे। 1915 पूरा भ्रमण किया और 1916 में इधर उधर ऑर्गेनाइज करके आश्रम का निर्माण किया। 1917 में चंपारण इशू महात्मा गांधी जी के सामने आया। इन चंपारण, यूरोपियन प्लांटर्स हैड इन्वॉल्व्ड द कल्टीवेटर्स इन agreement that forced them to cultivate indigo on 3/20 of their land holding. तीन कठिया सिस्टम, इसको तीन कठिया सिस्टम भी बोला गया। चंपारण में जो ब्रिटिश उद्योगपति थे, उन्होंने किसानों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था, जिस एग्रीमेंट के माध्यम से किसानों को उनकी जमीन के 3/20 पार्ट पर मजबूरन इंडिगो उगानी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब 1800 के साल उस तक अंत तक, जर्मन सिंथेटिक डाई कंप्लीटली फोर्स्ड आउट इंडिगो फ्रॉम द मार्केट। जो जर्मन सिंथेटिक डाई है, जर्मन के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया जो नील का रंग है, वो कंप्लीटली फोर्स्ड आउट इंडिगो फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से पूरी तरह से उन्होंने इंडिगो को बाहर कर दिया। मतलब मार्केट में इंडिगो की बजाय अब क्या आ गई? जर्मन सिंथेटिक डाई आ गई। European planters were keen to release the cultivators from the obligation of indigo, but they tried to turn their necessity into an opportunity by taking advance rent and illegal dues for the price of release. यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो किसानों को इस समझौते से मुक्त करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने इस आवश्यकता को अपने अवसर में बदल दिया और इस समझौते से उनको हटाने के लिए इलीगल ड्यूज लेना शुरू कर दिया। समझ गए? मतलब समझौते से उनको छोड़ना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जर्मन सिंथेटिक इंडिगो आ गई थी, उसकी डिमांड बढ़ रही थी, और उनको छोड़ना उनकी मजबूरी थी, और इस मजबूरी को ही उन्होंने अवसर बना लिया था। मतलब इस एग्रीमेंट से दूर होने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ड्यूज लेना शुरू कर दिया। ऑन दिस इशू ए प्रेजेंट लीडर राजकुमार शुक्ला परसुएडेड गांधी जी। इस इशू पर, इस मुद्दे पर एक किसानों के नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को मनाया। ऑन रीचिंग चंपारण, गांधी डिसोबेड द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। चंपारण पहुंचते गांधी जी ने कमिश्नर के ऑर्डर को डिसोबे किया, नहीं माना। टू लीव इमीडिएटली द डिस्ट्रिक्ट, की वो डिस्ट्रिक्ट को इमीडिएटली छोड़ दे, इस आदेश को नहीं माना। फर्दर ही स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन विद द हेल्प ऑफ लोकल लीडर्स लाइक नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी, ब्रज किशोर, मजरूल हक, महादेव देसाई और राजेंद्र प्रसाद। इसके आगे उसने लोकल लीडर, स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर के छानबीन करना शुरू कर दी थी। स्थानीय नेता कौन से? नरहरि पारिक हो गया, जे.बी. कृपलानी, ब्रज किशोर हो गया, मजरूल हक, महादेव देसाई और राजेंद्र प्रसाद, इनके साथ मिलकर के छानबीन शुरू कर दी। एज ए रिजल्ट, गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन फॉर इंक्वायरी। परिणाम स्वरूप सरकार ने एक कमीशन इंक्वायरी के लिए अपॉइंट कर दिया, विच गिव द जजमेंट दैट, उसने ये निर्णय दिया कि प्लांटर्स मस्ट रिफंड 25% ऑफ मनी दे हैड इलीगली टेकन फ्रॉम द पेजेंट्स। की प्लांटर्स जो हैं उनको उस पैसे का, जिस पैसे को उन्होंने गैर कानूनी रूप से किसानों से वसूला है, उसका 25% वापस देना होगा।
पूरी स्टोरी तो ये है, किसान 35% पर अड़े हुए थे, ठीक है, फिर 25% पर गांधी जी राजी हो गए थे। गांधी जी ने इसका पूछा भी था लोगों ने कि हम तो इतने मांग रहे थे, आपने इतना क्यों एक्सेप्ट कर लिया। बोला कि अंग्रेजों को हार का मुंह दिखाना जरूर था, और इस बात से ये भी पता करना जरूर था कि गांधी अंग्रेजों ने अपने प्रेस्टीज को खो दिया है, ठीक है। इसके बाद इशू आया था अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1980, अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में। इशू एट अहमदाबाद वाज प्लेग बोनस, अहमदाबाद में प्लेग बोनस का इशू था, विच वाज गिवन टू द वर्कर्स वाज टू बी विदड्रॉन, जो वर्कर्स को दिया जाना था लेकिन उसको विदड्रॉन कैंसिल कर दिया गया। प्लेग बोनस के रूप में किसानों को कुछ पैसे दिए जाने थे, बोनस दिया जाना था, वो कैंसिल कर दिया था। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त इन द आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज बढ़ गई थी, विच फोर्स्ड, जिसने फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया वर्कर्स टू डिमांड इंक्रीज इन वेजेस, जिसने मजबूर कर दिया था किसानों को कि उनकी जो वेजेज है उसमें इंक्रीज हो, इसकी डिमांड करो कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस, और प्लेग बोनस उनको मिलता रहे। अहमदाबाद मिल ओनर्स वर नॉट रेडी फॉर इट, अहमदाबाद के जो मिल ओनर्स थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे, बोनस देने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी कन्विंस्ड अम्बालाल साराभाई, गांधी जी ने अम्बालाल साराभाई को कन्विंस्ड किया, मनाया, एंड अदर मिल ओनर्स, और दूसरे मिल वर्कर्स को भी मनाया, टू बी द पार्ट ऑफ ट्रिब्यूनल विच विल डिसाइड द केस, बट लेटर दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अवार्ड। गांधी जी ने मनाया था कि वो एक ट्रिब्यूनल का पार्ट बन जाए, ट्रिब्यूनल होता है अधिकरण, किसी विशेष मुद्दे के लिए जिसकी स्थापना की जाती है, कि वो एक अधिकरण का भाग बन जाए, जो अधिकरण इस केस को डिसाइड करेगी कि प्लेग बोनस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। बट लेकिन लेटर दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अवार्ड, उन्होंने अवार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। कौन सा अवार्ड? जो ट्रिब्यूनल ने अवार्ड किया था, जो केस में जो डिसीजन लिया था वो मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस सिचुएशन में गांधी जी डिसाइडेड हंगर स्ट्राइक टू कीप द मोटिवेशन ऑफ वर्कर हाई। इस सिचुएशन में गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी ताकि वर्कर्स की जो मोरल है, उनका जो साहस है वो बढ़ा रहे। एज सच मिल ओनर्स एग्री टू सबमिट द इशू टू द ट्रिब्यूनल, इस प्रकार से जो मिल ओनर्स थे वो ट्रिब्यूनल में अपना जो इशू सबमिट करने के लिए वो राजी हो गए थे। विच लेटर अवार्डेड 35% इंक्रीज इन द वेजेस ऑफ वर्कर्स, जिसने बाद में यह निर्णय दिया था कि वर्कर्स की जो मजदूरी है उसमें 35% की बढ़ोतरी हो। अनसुईया बहन, हु वाज द सिस्टर ऑफ अम्बालाल साराभाई, सपोर्टेड गांधी जी इन दिस केस। अनसुईया बहन जो थी, जो अम्बालाल साराभाई की बहन थी, उसने गांधी जी की इस मामले में सहायता की थी, सपोर्ट किया था, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़ा, रिवाइज कर सकते हो? क्या पढ़ा बताओ? स्टार्टिंग हाँ, उसमें नील महात्मा गांधी 1915 में, 16 में आए और 16 में उतरे, 17 में आश्रम 16 में क्या किया? आश्रम घूमे फिरे, पूरे साल भारत का भ्रमण किया, आश्रम आश्रम बनाया। आश्रम के बाद महात्मा गांधी के सामने चंपारण इशू आया। किसानों के नेता कौन थे? राजकुमार राजकुमार शुक्ला। हाँ, क्या सिस्टम था चंपारण में? चंपारण में ये था कि जो नील की जो खेती है ना उसका 3/20% वो लगाया था अंग्रेजों ने, और वो ज्यादा था किसानों में। और जो मतलब इसको 3 कठिया सिस्टम भी बोलते थे। हाँ, और जर्मन के द्वारा सिंथेटिक डाई मार्केट में आ गई थी, इस वजह से किसानों को उसको एग्रीमेंट से 25% कर दिया, 35 की जगह उसको। क्या 35 से 25, किसानों को इस एग्रीमेंट से छोड़ना उनकी मजबूरी थी, ठीक है। और उन्होंने इलीगल ड्यू लेना शुरू कर दिया था, और 35% ड्यू की बजाय 25% उनको वापस मिल गया था गांधी जी के इंटरवेंशन से। मैम बताइए, क्या पढ़ा आपने मील स्ट्राइक के बारे में? सर वो जो मिल स्ट्राइक थी वो मजदूरों ने जो की थी वो 1918 में की थी, और इसमें प्लेग बोनस की डिमांड की जा रही थी। Yes, और उन्होंने 35%, लेकिन 25% महात्मा गांधी ने उनसे मांगी थी, अंग्रेजों से। महात्मा गांधी की यू आर सबसे पहले कंफ्यूज्ड। भूख हड़ताल थी सबसे पहले। महात्मा गांधी ने जो मिल मजदूर हड़ताल हुई थी, यहाँ पर पहले भूख हड़ताल की थी, ठीक है। प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे, प्लेग बोनस को बंद कर दिया गया था,
अंबालाल साराभाई को उन्होंने मनाया था, मिल ओनर थे, वो ट्रिब्यूनल में मामला लेकर के जाएं, लेकिन माने नहीं। इस वक्त गांधी जी ने स्ट्राइक कर दी, भूख हड़ताल कर दी, तो वो मान गए। ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि 35% इनको लौटाया जाना चाहिए। और इस केस में अनसुईया बहन ने उसकी मदद की थी गांधी जी की। ये हमने अभी तक पढ़ा। खेड़ा इश्यू को देखो, क्या है खेड़ा इश्यू। एट खेड़ा द इश्यू वाज क्रॉप फेलर। खेड़ा में जो इश्यू था क्रॉप फेलर, क्रॉप फेल हो गई, फसलें बर्बाद हो गई खेड़ा में। ड्यू टू विच द पिजेंट्स डिमांडेड रिमिजन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसकी वजह से किसानों ने जो भूमि कर लगाया गया था उसको रिमिजन, माफी की डिमांड की थी कि माफ कर दिया जाए भूमि कर। अर्लियर, इससे पहले सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जस्टिफाइड द केस ऑफ पिजेंट्स, किसानों का जो केस था उसको सही ठहराया था सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। एट दिस टाइम गांधी वाज मेंबर ऑफ गुजरात सभा। इस समय गांधी जी गुजरात सभा के मेंबर थे और गुजरात में ही खेड़ा है। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एगिटेशन, जिन्होंने इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ही एडवाइज्ड पीजेंट्स टू विदहोल्ड द रेवेन्यू एंड फाइट टू डेथ अगेंस्ट सच ए काइंड ऑफ सिस्टम। महात्मा गांधी जी ने किसानों को सलाह दी कि वो रेवेन्यू को रोके रखें, जो उनको कर अदा करना है उसको अभी अदा नहीं करें, और जब तक जान है तब तक इस बुरे सिस्टम से, बुरी प्रणाली से वो लड़ते रहें। ही फर्दर कमेंटेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू गवर्न द मैन विदाउट देयर कंसेंट। उसने यह भी कमेंट की कि यह संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके ऊपर गवर्न किया जाए। मतलब अगर कोई हमारे ऊपर शासन कर रहा है तो हम उनको अनुमति दे रहे हैं, अदरवाइज बिना किसी अनुमति के कोई किसी को प्रशासन नहीं कर सकता। ये बताया था इन गुजरात में गांधी जी वाज सपोर्टेड बाय यंग लॉयर्स। गुजरात में गांधी जी की सहायता युवा वकीलों के द्वारा की गई, लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक एंड विठल भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, विठल भाई पटेल, ठीक है। इनके द्वारा इनकी सहायता की गई थी। हु टूर्ड द विलेजेस अलोंग विद गांधी, जिन्होंने गांधी जी के साथ साथ गांव की यात्रा की। व्हेन द सिचुएशन वाज गोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जब जो सिचुएशन थी वो प्रोपोर्शन से बाहर जा रही थी, गवर्नमेंट इशूड ए सीक्रेट इंस्ट्रक्शन, सरकार ने एक गुप्त निर्देश जारी कर दिया था, वेयर बाय इट सस्पेंडेड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसके माध्यम से सरकार ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना सस्पेंड कर दिया था, बंद कर दिया था। एंड कोटेड दैट, और यह भी कोट किया था, बताया था दैट दोज हु कैन अफोर्ड टू पे कैन पे द अमाउंट ऑन देयर ओन, जो व्यक्ति कर अदा करने के योग्य हैं वो अपने आप कर अदा कर सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया था। मेरा क्वेश्चन ये है इसमें कि महात्मा गांधी को सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और विठल भाई पटेल, ये तीनों वकील थे। वकीलों ने महात्मा गांधी की सहायता क्यों की? जब भी आप देखोगे महात्मा गांधी जी के साथ वकील मिलेंगे आपको। महात्मा गांधी भी ने हाँ, वकालत की थी, क्योंकि वो खुद भी तो वकील थे। ठीक है, ये था खेड़ा इश्यू। रोलेट बिल प्रिपेयर्ड बाय सिडनी रोलेट, मोस्ट इंपोर्टेंट ही रोलेट बिल एंड सत्याग्रह 1919। गांधी जी वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम पलवल हरियाणा 10 अप्रैल 1919। गांधी जी को पलवल हरियाणा से पहली बार 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी ठीक है, सद्दाम थे ना, उसके कहने पे आए थे और अंग्रेजों को पता लग गया था क्या कि अगर गांधी हरियाणा में आ गए ना तो वो जो ऐसे ही वो आंदोलन क्षेत्र का था ना, उसको ज्यादा वो मिल जाएगी। प्रिपेयर्ड बाय सिडनी रोलेट, इसको सिडनी रोलेट के द्वारा तैयार किया गया था। ब्लैक एक्ट बाय गांधी जी, गांधी जी के द्वारा इसे काला कानून कहा गया। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द पर्सन हु चेयर्ड द कमेटी ऑफ बिल। इस बिल की कमेटी की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के नाम पर इसका नाम रखा गया, रोलेट का। The timings of these bills were not suitable when Indians were expecting substantial constitutional concession after the end of war. इस बिल की जो टाइमिंग थी वो उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि जो भारतीय लोग थे वो युद्ध के बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन चाहते थे, संवैधानिक सुधार चाहते थे। इन फरवरी 1919, फरवरी 1919 में it was introduced which was aimed at severely curtailing civil liberties of people in the name of curtailing terrorist violence. यह फरवरी 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था,
जिसका लक्ष्य यह था, जिसका उद्देश्य यह था कि जो आम जनता है उनकी जो सिविल लिबर्टी है उसको काफी हद तक सीमित कर दिया जाए टेररिस्ट वायलेंस के नाम पर। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों या आतंकवादी हिंसा को रोकने के नाम पर व्यक्तियों की जो आजादी है, सिविल लिबर्टी है, उसको काफी हद तक कर्टेल करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नाम तो आतंकवादी गतिविधियों का था, लेकिन वास्तव में जो आम जनता है उनकी जो चहल पहल है उसको रोका गया था। एट दिस मोमेंट गांधी स्टेप्ड इन एंड सजेस्टेड सत्याग्रह। इस पल गांधी जी ने एंट्री ली, गांधी जी आए और उन्होंने सत्याग्रह का सुझाव दिया। यंग होम रूल लीडर्स आल्सो ज्वाइन इट। जो युवा होम रूल के लीडर्स थे उन्होंने भी सत्याग्रह को ज्वाइन कर लिया था। द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वाज नेशन वाइड हड़ताल अकम्पनीड बाय फास्टिंग एंड हड़ताल। जो विद्रोह का जो रूप था वो विश्वव्यापी या राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, पूरे के पूरे राष्ट्र में हड़ताल की गई थी, जिस हड़ताल में फास्टिंग भी किया गया था, भूख हड़ताल भी की गई थी, हड़ताल और दूसरी प्रकार की हड़तालें की गई थी। It was decided that 6th of April would be the start date of सत्याग्रह। यह डिसाइड किया गया कि 6 जो अप्रैल है वो सत्याग्रह को शुरू करने की क्या होगी, स्टार्ट डेट होगी, शुरुआती तारीख होगी। 6 अप्रैल को सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। बट ड्यू टू कंफ्यूजन रिगार्डिंग द डेट पीपल रिस्टार्टेड टू वॉयलेंस पार्टिकुलरली इन लाहौर एंड अमृतसर एंड दिल्ली। लेकिन डेट की कंफ्यूजन के संबंध में, ठीक है, अच्छी तरह से मैसेज नहीं पहुंच पाया, लोग उत्सुक थे, ठीक है, लेकिन डेट से संबंधित कंफ्यूजन को, उलझन को लेकर के लोगों ने विशेष रूप से लाहौर में, अमृतसर और दिल्ली में जो सत्याग्रह था उसको शुरू कर दिया था। ऑन 10th of April, 10 अप्रैल को 2 लोकल लीडर्स, जो 2 लोकल लीडर्स थे, स्थानीय नेता जो थे इन अमृतसर में, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश लोगों के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। विच लेड टू अटैक ऑन टाउन हॉल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, जिसके वजह से जो टाउन हॉल है और पोस्ट ऑफिस हैं, टेलीग्राफ ऑफिस हैं, उसके ऊपर क्या कर आक्रमण कर दिया गया। मतलब आंदोलन जो था वो हिंसक होता चला गया। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ ऑन 13th अप्रैल 1919, बैसाखी डे, बैसाखी का दिन था इस दिन। लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टू अटेंड ए पब्लिक मीटिंग एट जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में बहुत से लोग एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए इकट्ठे हो गए थे। जनरल ओडायर incensed that his orders were flouted and he ordered his troop to fire upon the unarmed crowd for the next 10 months without any warning। जनरल डायर को इसकी भनक लग गई और उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि वो निहत्थी भीड़ के ऊपर 10 मिनट तक गोलियां चलाए, विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के आदेश दे दिया गोलियां चलाने। ठीक है, जनरल डायर ने। हंटर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। ये याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की छानबीन के लिए हंटर कमेटी को नियुक्त किया गया था। गवर्नमेंट एस्टिमेट वाज 379 डेड। सरकार का अनुमान यह था कि 379 लोग मारे गए थे, बट मोर देन दैट डाइड, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग मारे गए थे और 379 पीपल डेड हो गए थे। इतने पीपल तो किसी आतंकवादी घटना में भी नहीं मारे गए होंगे। ठीक है। द ब्रूटलिटी स्टंट द नेशन, ये जो अत्याचार था इसने नेशन को चौंका दिया, भौचक्का कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रोटेस्ट में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। गांधी रिनाउंस केसरी हिंद, गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। एंड ओवरवेल्म्ड बाय टोटल एटमॉस्फेयर और वायलेंस ही विथड्रू द मूवमेंट ऑन 18th of April 1919। और जब उसको ये पता चला कि जो सत्याग्रह है वो हिंसक होता चला जा रहा है, तो उन्होंने इस आंदोलन को 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लिया। समझ गए? गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि कहाँ मिली थी, किस वजह से मिली थी? जनरल डायर वाज किल्ड बाय उधम सिंह इन लंदन। और उधम सिंह ने लंदन में अपना नाम क्या बताया? राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह, ये नाम बताया था। ठीक है, तो कहाँ मिली थी उपाधि? क्वेश्चन ये था गांधी जी को। साउथ अफ्रीका में।
रविंद्रनाथ टैगोर ने जाके दी थी? अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया था? कि महात्मा गांधी जी अनाउंस किया था कि वो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो नाइटहुड की उपाधि। हाँ हाँ, वो मैं ये नहीं पूछ रहा हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं पूछ रहा गांधी जी को किस रेंज की उपाधि कहाँ मिली? रविंद्रनाथ टैगोर ने तो अपने जो उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 18 अप्रैल 1919 उसके विरोध में थी ना। ये आंदोलन वापस लिया गया था इस डेट को, 18 अप्रैल 1919 को। ठीक है। केसर हिंद में जो उन्होंने जो काम किया, टोल्स्टॉय फॉर्म स्टेब्लिश करके हाउसिंग के लिए, ठीक है, इस वजह से उनको ये केसर हिंद की उपाधि मिली थी। खिलाफत मूवमेंट को देखो आगे क्या है। 1919 से 1924 तक चला था ये। मुस्लिम वर enraged by treatment meted out to Turkey by the British after World War One। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा टर्की के साथ जो भी ट्रीटमेंट किया गया था, उस ट्रीटमेंट के खिलाफ मुस्लिम लोग भड़के हुए थे, गुस्से में थे। द मुस्लिम्स इन इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ टर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर खलीफा। मुस्लिम जो लीडर्स हैं, मुस्लिम जो भारत में हैं और पूरे के पूरे जो दुनिया में मुस्लिम्स हैं, वो टर्की के सुल्तान को उनके आध्यात्मिक नेता खलीफा के रूप में देखते थे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन के दौरान टर्की अलाइड विद जर्मनी, जो टर्की था वो जर्मनी के साथ मिल गया था, एंड ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया था। मतलब इनकी तरफ से युद्ध लड़े थे वो अगेंस्ट ब्रिटेन के खिलाफ, मतलब ब्रिटेन के खिलाफ था टर्की वर्ल्ड वॉर वन के अकॉर्डिंग। आफ्टर द एंड ऑफ वॉर के अंत में खलीफा वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर। खलीफा जो थे वो पावर से रिमूव कर दिए गए थे, शक्ति छीन ली थी। मुस्लिम फ्रॉम इंडिया डिमांडेड दैट खलीफाज कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस शुड बी रिस्टोर्ड। जो भारत में मुसलमान थे उन्होंने ये डिमांड की थी कि जो खलीफा है उसका जो कंट्रोल होना चाहिए सैक्रेड प्लेसेस पे, वो वापस उसको कंट्रोल मिल जाए, नियंत्रण मिल जाए। एंड खलीफा मस्ट बी लेफ्ट ऑफ विद सफिशिएंट टेरिटरी आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट। और जो खलीफा है वो टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट के बाद उसको काफी सफिशिएंट टेरिटरी वापस की जाए, ये डिमांड कर रहे थे वो। इन अर्ली 1919 के प्रारंभ में खिलाफत कमेटी वाज क्रिएटेड बाय शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हजरत मोहनी। खिलाफत समिति की स्थापना की गई थी 1919 के प्रारंभ में शौकत अली के द्वारा, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान और हजरत मोहनी के द्वारा, इन लोगों के द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का विकास कैसे हुआ देखो। नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिल्ली। अखिल भारतीय खिलाफत सभा का आयोजन दिल्ली में किया गया। गांधी जी प्रिसाइडेड दिस असेंबली, गांधी जी ने इस असेंबली की अध्यक्षता की। ये याद करना है कि गांधी जी ने किसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि गांधी जी बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन के हेड बने थे, चेयर किए थे उन्होंने। ठीक है, कांग्रेस के तो अध्यक्ष वो शायद कभी बने ही नहीं। Gandhiji presided this assembly. He thought that this problem can be used for uniting the people of India against the government on following issues. गांधी जी ने यह सोचा कि भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का यही एक मौका है और सरकार के खिलाफ एकता के सूत्र में बांधने का। निम्नलिखित इश्यूज पर कौन कौन से इश्यूज बताए थे कि लोगों को इकट्ठा होना होगा। मुस्लिम्स वर इंसेंस, मुस्लिम्स लोगों को इंसेंस किया गया। That their loyalty was purchased during the war by assurance of generous treatment to Turkey after the war। ठीक है, मुसलमानों को यह बताया गया कि उनकी वफादारी को खरीद लिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ये कहकर के ये विश्वास दिला करके कि टर्की के साथ युद्ध के बाद उदारवादी व्यवहार किया जाएगा, उदार व्यवहार किया जाएगा। पीपल वांटेड रेक्टिफिकेशन ऑफ पंजाब रोंग, लोग जो पंजाब में घटना हुई थी उसको ठीक करना चाहते थे, उसका बदला चाहते थे। इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटेन वोटेड इन फेवर ऑफ जनरल डायर, ब्रिटेन ने जनरल डायर के फेवर में वोट किया, मतलब जनरल डायर का पक्ष लिया, उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए। ठीक है, एंड मॉर्निंग पोस्ट रेज 30,000 पाउंड्स फॉर द एक्शन ऑफ जनरल डायर। और जो मॉर्निंग पोस्ट है, न्यूज़पेपर है ये वहां का, मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर ने 30,000 पाउंड जुटाए जनरल डायर के एक्शन के लिए, उसको इनाम देने के लिए कि अच्छा काम किया है। पीपल फेल्ट डूम्ड बाय द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लोगों को लगा कि हम शिकार बन चुके हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के।
भारत सरकार अधिनियम 1919 उनके ऊपर अभी भी मंडरा रहा है। क्या हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 में? एक दो प्रोविजन बता सकता है कोई? महिलाओं को वोट हाँ, महिलाओं को वोट दिया गया। 1920 पूर्ण रूप से अनाउंसमेंट तो इसमें कर दी थी। और और क्या किया इसमें गया? जैसे एक वो भी तो किया था ना कि मुस्लिम को वोट दे सकते, मुसलमानों का रिजर्वेशन वो 1909 में किया गया था, 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। मैम आप बताएं क्या प्रोविजन था वो? इसने सिखों को, एंग्लो इंडियन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922, 1920 से 1922 तक। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ 1920 में। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा की गई, वी आर चारियार। नॉन कोऑपरेशन रिलेटेड proposals वर प्रेजेंटेड बाय सी आर दास। नॉन कोऑपरेशन संबंधित जो प्रस्ताव था वो सी आर दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विच इंक्लूडेड बॉयकॉट प्रोपोजल्स, जिसमें बॉयकॉट प्रोपोजल्स इंक्लूड थे, बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव शामिल थे। ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थाओं का, फॉरेन आर्टिकल्स का एंड टाइटल्स का बहिष्कार किया जाना था। फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, रचनात्मक कार्यों के ऊपर फोकस किया जाना था, लाइक खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, और औरतों की जो कंडीशन है उसको सुधार करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और खादी के प्रयोग के लिए, इस प्रकार के संरचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया था। क्रिएशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जो दिन प्रतिदिन का प्रशासन है उसको देखने के लिए कांग्रेस कार्य समिति को भी बनाया गया था। ऑन द सजेशन ऑफ गांधी, गांधी जी के सुझाव पर कांग्रेस कमेटी भी बनाई गई थी। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्थापना की, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्थापना की गई थी। टू कोऑर्डिनेट विद द प्रोविंशियल और रीजनल ब्रांचेस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की जो प्रांतीय शाखाएं हैं और जो क्षेत्रीय शाखाएं हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी। इट वाज आल्सो प्रपोज, यह भी प्रस्ताव रखा गया, टू फिक्स द कांग्रेस मेंबरशिप फी एट 25 पैसे, कि कांग्रेस की जो मेंबरशिप है उसको 25 पैसे की फीस रखी जाए, यह भी रखा गया था। यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज इन प्रोविंसेस, प्रांतों में वर्नाकुलर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। टू डेवलप हिंदी एज कॉन्टैक्ट लैंग्वेज टिल एक्सटेंट पॉसिबल, और जहां तक संभव हो सके हिंदी को अपनी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए, यह भी बताया गया था नागपुर सेशन में। समझ गए? प्रिसाइडेड बाई वी राघवाचार्य। डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे के दौरान? बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो शैक्षणिक संस्थाएं थी उनका बहिष्कार किया गया। जुडिशरी, अदालतों का बहिष्कार किया गया। एंड फॉरेन आर्टिकल्स वाज वेरी सक्सेसफुल, और जो विदेशी वस्तुएं थी उनका भी बहिष्कार किया गया, ये काफी ज्यादा सफल हुआ बहिष्कार। राजेंद्र प्रसाद सी, राजगोपालाचारी एंड अदर लीडर्स लिफ्ट द प्रोफेशन ऑफ लॉ, राजेंद्र लेफ्ट द प्रोफेशन ऑफ लॉ। राजेंद्र प्रसाद ने, राजगोपालाचारी ने जो कानून का वकालत का जो व्यवसाय था उसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, वकालत छोड़ दी इन्होंने अपनी। ड्यूरिंग द मूवमेंट देयर वाज फाउंडेशन ऑफ काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। इस मूवमेंट के दौरान काशी विद्यापीठ के, गुजरात विद्यापीठ की, बिहार विद्यापीठ की और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई। ये यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान तिलक स्वराज फंड वाज क्रिएटेड, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। एंड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत ही कम समय में 1 करोड़ रुपीज वर कलेक्टेड, 1 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए गए। मदन मोहन मालवीय ट्राई टू कंसिलिएट बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, मदन मोहन मालवीय ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संधि करवाने की कोशिश की। इन दिस सीरीज द डायलॉग बिटवीन गांधी एंड वायसरॉय रीडिंग हैपेंड विच फेल्ड, इस सीरीज में गांधी जी के बीच और वायसरॉय रीडिंग के बीच एक वार्तालाप रखी गई जो असफल हो गई। ट्रैवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया वाज अपोज्ड,
प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत में जो यात्रा थी उसका विरोध किया गया, विच लेड टू वॉयलेंस, जिसकी वजह से वॉयलेंस हो गया, हिंसा हो गई। गांधी ऑब्जर्व फास्ट टू कंट्रोल वॉयलेंस, गांधी जी ने हड़ताल व्रत रखा, फास्ट भूख हड़ताल कर दी वॉयलेंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हिंसा को नियंत्रण में रखने के लिए फास्ट ऑब्जर्व किया था। ऑन 1 फरवरी 1922, 1 फरवरी 1922 को गांधी चैलेंज्ड दैट इफ ऑल द प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज विद इन ए वीक ही वुड स्टिल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम बारदौली। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह चुनौती दी कि यदि सभी कैदियों को रिहा नहीं किया गया 1 सप्ताह के अंदर अंदर, तो वो बारदौली से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। On 5th of February 1922, 5 फरवरी 1922 को some policemen attacked the crowd at चौरी चौरा। कुछ पुलिसमैन जो थे उन्होंने चौरी चौरा पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। एट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आक्रमण कर दिया यहाँ। इन रिटेलिएशन मासेज अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन, बदले में जो जनता थी उसने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। एंड सेट इट एब्लेज, और इसको आग लगा दी। एज सच, इस प्रकार से इट वॉज ए वायलेंट एक्टिविटी, यह एक हिंसक गतिविधि थी ऑन द पार्ट ऑफ मासिस, जनता की तरफ से। गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया विद द बारदौली रिजोल्यूशन ऑफ 12 फरवरी, 12 फरवरी को बारदौली प्रस्ताव के द्वारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी को 6 साल तक जेल में रखा गया फॉर स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाने के लिए। ठीक है, सरकार के खिलाफ अविश्वास दिलाने के लिए गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल तक जेल में रखा गया। तब गांधी जी 6 साल तक जेल में चले गए। स्ट्रगल्स ट्रूस स्ट्रगल, मतलब पहले तो स्ट्रगल किया, फिर ट्रूस हो गया, ट्रूस का मतलब सीज फायर, शांति होगी, फिर स्ट्रगल हो गया, मतलब स्ट्रगल फिर शांति फिर स्ट्रगल, रुक रुक के स्ट्रगल कर रही है। गांधी बिलीव्ड दैट मासेस कैन नॉट सैक्रिफाइस एंडलेसली, गांधी जी मानते थे कि जनता को अंतहीन रूप से अपना बलिदान नहीं देना चाहिए। सो आफ्टर एवरी फेज ऑफ मास स्ट्रगल, इसलिए प्रत्येक जन संघर्ष के चरण के बाद ए पीरियड टू बी फॉलो टिल द मासेस वर अगेन प्रिपेयर्ड फॉर द मास मूवमेंट, एक पीरियड भी ऐसा फॉलो किया गया जिस पीरियड में जो जन आंदोलन के लिए जनता को प्रिपेयर किया जाए, मतलब थोड़ा आराम करो, जन आंदोलन फिर शुरू करना, एक पीरियड ऐसा भी आया था। द पीरियड ऑफ ट्रूस वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाइक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस पीरियड के दौरान, शांति के पीरियड के दौरान, शांति के समय के दौरान, ये जो समय था, इस समय का संरचनात्मक कार्यक्रम के लिए प्रयोग किया जाना था। कौन कौन से संरचनात्मक कार्यक्रम थे? जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुसलमानों की एकता, महिलाओं की इमेंसिपेशन, उनकी मुक्ति, और छुआछूत की समाप्ति, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे। खिलाफत क्वेश्चन आल्सो लॉस्ट इट्स रिलेवेंस, खिलाफत क्वेश्चन ने भी इसके रिलेवेंस को खो दिया था, कोई काम का नहीं रहा था वो। इन नवंबर 1922, नवंबर 1922 में द पीपल ऑफ टर्की रोज अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा की नेतृत्व के अंतर्गत जो टर्की में लोग थे वो उठ खड़े हुए थे। एंड डिप्राइव्ड द सुल्तान ऑफ हिज पॉलिटिकल पावर, और जो सुल्तान था उस सुल्तान को उसकी राजनीतिक शक्ति से वंचित कर दिया था। एंड टर्की वाज मेड ए सेकुलर स्टेट, और टर्की को एक सेक्युलर स्टेट बना दिया गया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है या तो सभी धर्मों को, धर्मनिरपेक्ष का राज्य ये है कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव न करना। इसके दो पहलू हो सकते हैं, या तो किसी भी धर्म को सपोर्ट मत करो, या सपोर्ट करो तो सभी धर्मों को समान रूप से सपोर्ट करो, यह सेक्युलर स्टेट है। अब वहां पर मुस्लिम वो नहीं रहा था, इसलिए मुसलमानों की वो जो रिलेवेंस था वो खो चुका था टर्की भी। फेज ऑफ प्रो चेंजर एंड नो चेंजर, नो चेंजर का और प्रो चेंजर का क्या फेज था? आफ्टर द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समाप्ति के बाद 2 टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम्स emerged विद इन कांग्रेस रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल। राष्ट्र
जो राष्ट्रीय स्ट्रगल है, संघर्ष जो है, उस संघर्ष को लेकर के कांग्रेस के बीच में दो प्रकार की विचारधाराएं सामने आई। Some leaders of Congress advocated to follow the provisions of Government of India Act 1919। कुछ जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस को मानने की वकालत की एंड पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेचर, और उन्होंने लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर लिया, वोट लड़े, राजनीति में उन्होंने भाग ले लिया। दे केम टू बी नोन एज प्रो चेंजर्स, वो प्रो चेंजर्स कहलाए थे। प्रो चेंजर्स, प्रो मीन्स होता है इन फेवर ऑफ, ठीक है, और चेंजर्स का मतलब होता है चेंज, जो चेंज के फेवर में थे, ठीक है, इसलिए वो प्रो चेंजर्स कहलाए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के प्रावधानों को उन्होंने मान लिया था। दे सजेस्टेड दैट द नेशनलिस्ट, उन्होंने सुझाव दिया कि जो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी जो हैं, शुड एंड द बॉयकॉट, उन्होंने बहिष्कार को खत्म करना चाहिए ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बहिष्कार जो कर रहे थे उस बहिष्कार को समाप्त करना चाहिए। एंड एंटर देम एंड ऑब्स्ट्रक्ट एवरी वर्क ऑफ काउंसिल, इंस्टेड इसके बजाय वो लेजिस्लेचर में एंट्री लें और जो काउंसिल है उसके प्रत्येक काम को ऑब्स्ट्रक्ट करें, रोकें, ये सोचा था उन्होंने। दे फर्दर मेंटेड दैट, उन्होंने आगे ये भी बताया दैट कि दे आर नॉट गिविंग अप नॉन कोऑपरेशन एंड वांटेड टू एक्सटेंड इट टू द काउंसिल, उन्होंने ये भी बताया था कि वो नॉन कोऑपरेशन को नहीं छोड़ने वाले हैं, असहयोग आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं है, और इस असहयोग आंदोलन को वो काउंसिल तक भी लेकर के जाएंगे, दल काउंसिल में भी सहयोग नहीं करेंगे। द आइडिया वाज प्रोपोज्ड ड्यूरिंग गया सेशन, ये जो आइडिया था इसका प्रस्ताव रखा गया था गया सेशन ऑफ कांग्रेस 1922, 1922 में कांग्रेस का जो गया सेशन था उसके दौरान इसको प्रपोज किया गया था और रखा गया था प्रस्ताव को, जिस गया सेशन की अध्यक्षता की गई थी प्रिसाइडेड बाय CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। उसमें ये आइडिया रखा गया था, विचार पेश किया गया था, ठीक है। क्या विचार पेश किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को वो मानेंगे और वो राजनीति में भाग लेंगे, और जो असहयोग आंदोलन है उसको वो नहीं छोड़ेंगे और उसको काउंसिल तक लेकर के जाएंगे। अनदर सेक्शन ऑफ कांग्रेस इंक्लूडिंग पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड C राजगोपालाचारी, जो दूसरा भाग जो था कांग्रेस का जिसमें पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, C राजगोपालाचारी थे, वांटेड टू स्टिक टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एडवाइज्ड बाय गांधी, जो गांधी जी के द्वारा प्रोग्राम एडवाइज किया गया था नॉन कोऑपरेशन का, वो उस नॉन कोऑपरेशन से चिपके रहना चाहते थे। एंड दे अपोज्ड काउंसिल एंट्री, और उन्होंने काउंसिल में एंट्री को अपोज किया। काउंसिल में एंट्री को अपोज करने का मतलब राजनीति में भाग लेने का विरोध किया इन्होंने। दे केम टू बी नोन एज नो चेंजर्स, वो नॉन चेंजर्स के रूप में जाने लगे थे। ऑन 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज क्रिएटेड विद CR दास एज प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू एज सेक्रेटरी। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसी को स्वराज पार्टी बोला जाता है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें जो इसके अध्यक्ष थे वो CR दास थे और जो इसके सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। समझ गए? अब ये बताओ प्रो चेंजर्स में और नो चेंजर्स में क्या डिफरेंस है? इसमें प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को के प्रोविजंस को जो मान रहे थे और जो काउंसिल में एंट्री लेना चाहते थे और जो ये कह रहे थे कि अब काउंसिल की एंट्री का विरोध बंद कर देना चाहिए, तो वो प्रो चेंजर्स थे। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस को नहीं मान रहे थे, नॉन कोऑपरेशन को जारी रखना चाहते थे और ये भी कहना चाह रहे थे कि काउंसिल का विरोध करो, ठीक है। वो क्या थे? वो नो चेंजर्स थे। तो इस दौरान 1 जनवरी या 1 जनवरी है शायद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी, जिसमें जो CR दास थे, चित्तरंजन दास, वो उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो उसके सेक्रेटरी थे। डिस्पाइट द डिफरेंसेस बोथ द फैक्शंस realized that however important council work may be, it cannot replace mass movement। इन डिफरेंसेस के बावजूद भी दोनों फैक्शंस ने यह महसूस कर लिया था कि कितना ही महत्वपूर्ण काउंसिल का काम क्यों नहीं हो, वो मास मूवमेंट की जगह नहीं ले सकता, जन आंदोलन की जगह नहीं ले सकता। मतलब जो काम जन आंदोलन कर सकता है वो काम काउंसिल नहीं कर सकती। दे आल्सो फुली एक्सेप्टेड द एसेंशियलिटी ऑफ गांधी लीडरशिप, उन्होंने गांधी जी की जो लीडरशिप थी उसकी आवश्यकता को भी उन्होंने महसूस कर लिया था, स्वीकार कर लिया था।
और गांधी जी तो जेल में थे। इन ए स्पेशल सेशन एट दिल्ली, दिल्ली के एक विशेष सेशन में कांग्रेस सस्पेंडेड ऑल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट काउंसिल एंट्री। कांग्रेस ने काउंसिल की एंट्री के खिलाफ प्रत्येक जो एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, उसको सस्पेंड कर दिया था। मतलब अब विरोध करना बंद कर दिया था काउंसिल एंट्री का। ऑन 5 फरवरी 1924 गांधी वाज रिलीज फ्रॉम जेल ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी स्वास्थ्य कारणों से जेल से रिहा कर दिए गए। ही वॉज कम्प्लीटली अपोज टू काउंसिल एंट्री। वो काउंसिल की एंट्री के बिल्कुल विरोध में थे। ही लेटर बिकेम अकोमोडेटिव। बाद में उसने परमिशन दे दी थी। ही डिड नॉट वांट टू एम्ब्रेस देम सिंस ऑलरेडी द डिस्कशन हैज बीन टेकन। वह उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था क्योंकि पहले ही डिसीजन लिया जा चुका था काउंसिल एंट्री का। मोरोवर, इसके अतिरिक्त ही वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड, वो यह भी संतुष्ट थे दैट की प्रो चेंजर्स वर नॉट लिम्ब ऑफ इंपीरियलिस्ट फोर्स, कि जो प्रो चेंजर्स थे वो साम्राज्यवादी बल का एक अंग ना बन जाए। मतलब वो भी साम्राज्यवादी हितों को ना मानने लग जाए, ये बताया था। गांधी जी किन कारणों से जेल से छूटे थे? स्वास्थ्य कारणों से। गांधी जी कई बार जेल गए थे और कई बार जेल में जाकर ही बीमार हो गए थे। पता है क्यों बीमार हुए थे? जेल में गए हो कभी? गए जेल में गए कभी? मैम आप जेल में गए हो कभी? जाओगे ना तब पता चल जाएगा आपको कि गांधी जी क्यों बीमार हो गए थे, बार बार बीमार हो गए थे जेल में जाकर। ठीक है, जाओगे जेल में? नहीं जाना क्यों मन? तो मतलब ये भी नहीं पता करना गांधी जी बीमार क्यों हो गए थे। हमारे राष्ट्रपिता हैं वो, टाइम पे खाना नहीं मिलता था इसलिए वो बार बार बीमार हुए थे। अचीवमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज जो मांगने वाले लोग थे उनकी क्या अचीवमेंट थी स्वराज की मांग करने वालों की? इन नवंबर 1923, नवंबर 1923 में इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर हेल्ड। विधायी परिषदों के चुनाव हुए नवंबर 1923 में। स्वराजिस्ट 142 आउट ऑफ 101 सीट्स, 101 सीट में से 42 सीट स्वराजियों की चली गई। इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधायी सभा में, विधानसभा में। दे आल्सो गोट क्लियर मेजोरिटी इन द सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंसेस में उनको क्लियर मेजोरिटी भी मिली। लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल, बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी थी। एंड फेयर्ड वेल इन बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस, और बॉम्बे में, यूनाइटेड प्रोविंस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। वाहिल हिंडरिंग द काउंसिल वर्क, जब वो काउंसिल के वर्क को हिंडरिंग कर रहे थे, उनमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे। दैट डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस ऑन 3 फ्रंट्स, उन्होंने 3 सीमाओं पर बहुत ही शक्तिशाली भाषण दिए थे, पावरफुल भाषण दिए थे। कौन कौन से थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस लीडिंग टू सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन के लिए संविधान की उन्नति की जाए, संविधान का निर्माण किया जाए। सिविल लिबर्टीज को रिस्टोर किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, और जो स्वदेशी उद्योग हैं उनका विकास किया जाए। इनके ऊपर उन्होंने भाषण दिया था। इन 1925 में दे वर सक्सेसफुल इन इलेक्टिंग विठल भाई पटेल एज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1925 में केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में विठल भाई पटेल को चुनने में वो सफल हो गए थे। मतलब सफलतापूर्वक चुन लिया था, और ये पहला भारतीय था। इससे पहले जितने भी स्पीकर थे वो सारे अंग्रेज थे, पहला भारतीय था। साइमन कमीशन, in 1924 British government appointed a committee under the chairmanship of Sir Alexander Muddyman, which suggested the formation of Indian Statutory Commission to look into the Indian affairs. 1924 में ब्रिटिश सरकार ने एक समिति को अपॉइंट कर दिया था, कमेटी को अपॉइंट कर दिया था, जिसके अध्यक्ष सर अलेक्जेंडर मुडीमैन थे, जिसने यह सुझाव दिया था कि एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना की जाए ताकि वो इंडियन अफेयर्स को देख सके, ध्यान दे सके। मतलब भारत में क्या चल रहा है उनकी ओर ध्यान देने के लिए एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना का सुझाव दिया था। As such, Indian Statutory Commission was appointed under Sir Simon to review the provisions of Government of India Act 1919. इस प्रकार से इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना की गई, नियुक्त किया गया सर साइमन की अध्यक्षता में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रावधानों का की समीक्षा करने के लिए। हैंस कॉल्ड साइमन कमीशन, इसलिए इसको साइमन कमीशन किया गया क्योंकि इस कमीशन का हेड कौन था? सर जॉन साइमन था।
इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन, यह पूरी तरह से वाइट कमीशन था। वाइट कमीशन का मतलब पूरी तरह से अंग्रेज लोग शामिल थे इसमें। टू रिकमेंड वेदर इंडिया वाज रेडी फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस एंड ऑन व्हाट लाइंस, इस बात का सुझाव देने के लिए कि क्या भारत में संवैधानिक प्रोग्रेस की जा सकती है, और की जा सकती है तो किन आधारों पर की जा सकती है, इसलिए उसकी नियुक्ति कर दी थी। इंडियन रिस्पॉन्स वाज इमीडिएट एंड यूनानिमस, भारत का जो रिस्पॉन्स था वो तुरंत रिस्पॉन्स था, एक ही झटके में रिस्पॉन्स आया, और यूनानिमस था, एक मत रिस्पॉन्स था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस होनी चाहिए। दे डिसाइडेड टू अपोज इट्स रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच मीन्स होता कंप्लीटली, ये पूछा भी गया है फ्रेज रूट एंड ब्रांच। उन्होंने इसका रूट एंड ब्रांच कंप्लीटली विरोध करने का फैसला किया भारतीय लोगों ने। दे वर हाईली डिसअफेक्टेड दैट इवन मोस्ट लिबरल इंडियन वाज नॉट अकोमोडेटेड ऑन ए बॉडी व्हिच वाज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वो बुरी तरह से इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ऐसी समिति जो भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए जा रही है, उसमें एक भारतीय सदस्य को भी शामिल नहीं किया गया। द साइमन बॉयकॉट वाज एंडोर्स्ड बाय लिबरल फेडरेशन ऑफ तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू की जो लिबरल फेडरेशन थी उसके द्वारा साइमन के बहिष्कार को एंडोर्स किया गया, शुरू किया गया। हिंदू महासभा के द्वारा इसका विरोध किया गया, साइमन कमीशन का। मदन मोहन मालवीय की थी ये। हिंदू महासभा किसकी थी? मदन मोहन मालवीय की। और लिबरल फेडरेशन किसकी थी? तेज बहादुर सप्रू की। दो मुस्लिम लीग वाज स्प्लिट ऑन द इश्यू ऑफ बॉयकॉट बट मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्टेड बॉयकॉट विद मेजोरिटी। हालांकि मुस्लिम लीग इस मुद्दे पर बटी हुई थी, बहिष्कार के मुद्दे पर, कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने बहिष्कार का जो समर्थन किया था काफी मेजोरिटी के साथ, वो बहिष्कार में शामिल हो गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस टर्न बॉयकॉट इनटू ए पॉपुलर मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बहिष्कार को एक लोकप्रिय जन आंदोलन में बदल दिया था। इट बिगेन फ्रॉम बॉम्बे इन फरवरी 1920। फरवरी 1928 में यह बॉम्बे से शुरू हुआ। द मेथड्स ऑफ एगिटेशन वाज कंप्लीट हड़ताल। जो आंदोलन का जो तरीका था वो पूरी तरह से हड़ताल का तरीका था। मास रैलीज, जन रैलियां की गई थी, प्रोसेशंस, जुलूस निकाले गए थे, एंड ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन विद स्लोगन साइमन गो बैक। और काले झंडे भी जिनके ऊपर साइमन गो बैक लिखा हुआ था वो दिखाए गए थे, प्रदर्शन किया गया था। इन लखनऊ गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू वर सेवरली बीटन। लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत को और जवाहरलाल नेहरू को बुरी तरह से पीटा गया था। बट द वर्स्ट इंसिडेंट हैपेंड इन लाहौर। लेकिन लाहौर में इससे भी बुरी घटना हुई। वेयर लाला लाजपत राय वाज हिट ऑन चेस्ट, जहां पर लाला लाजपत राय को चेस्ट, छाती पर प्रहार किए गए। ऑन 30th of October, 30 अक्टूबर को। लेटर ही succumbed टू द इंजरीज ऑन 17th November 1928। बाद में 17 नवंबर 1928 को वो इन चोटों से अपने प्राण त्याग दिए लाला लाजपत राय ने। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 2, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।